हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे। तो अभी तक हमने कातिल कौन का भाग 1 और भाग 2 सुन लिया। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को हमारे दोनों भाग पसंद आए होंगे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप लोगों को ये कहानी 6 भागों में मिलेगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं कातिल कौन का भाग नंबर 3। पिछले भाग में आपने सुना समीर अरोड़ा की अधजली लाश जंगल में मिलती है। उसकी पत्नी टीना बॉडी की पहचान कर लेती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार समीर के सिर पर चोट कर फिर उसे जलाने की कोशिश की गई है। धाय मां का बेटा शिवम उनके मर्डर की आशंका जताता है। अब आगे। शिवम की बात सुनकर इंस्पेक्टर राठौड़ गहरे सोच में डूब गया। ये क्या चक्कर है, धाय मां जैसी बुजुर्ग महिला को मारकर भला किसी का क्या फायदा हो सकता है। शायद शिवम को का संदेह गलत हो या समीर अरोड़ा के मर्डर से इसका कोई संबंध है। जो भी हो ये तो वहीं जाकर ही पता लगेगा। राठौड़ ने मोहसिन से पूछा, क्या समीर अरोड़ा के घर से किसी ने धाय मां की मृत्यु की सूचना पुलिस स्टेशन में दी थी। नहीं सर, हमें इस बारे में कोई खबर नहीं थी। ठीक है मिस्टर शिवम, हम आपकी माताजी के मृत्यु के कारण की तह में जाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल आप जा सकते हैं। आप अपना फोन नंबर मोहसिन को नोट करा दीजिए। कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो आपको सूचित कर देंगे। थोड़ी देर बाद मोहसिन और राठौड़ दोनों ही समीर अरोड़ा के घर जा पहुंचे। हॉल में टीना के साथ एक व्यक्ति और बैठा था। दोनों ने हल्का खड़ा होते हुए इंस्पेक्टर को सोफे पर बैठने का इशारा किया। ये व्यक्ति कौन हो सकता है, सोचते हुए इंस्पेक्टर ने टीना की आंखों में देखते हुए बोला, हमें आपकी धाय मां की मृत्यु के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। हालांकि आपने तो इस बारे में पुलिस को बताने तक की आवश्यकता नहीं समझी। इतनी क्या जल्दी थी आपको उनके अंतिम संस्कार की कि आपने उनके सगे बेटे तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं समझी। कहीं कोई होशियारी तो नहीं कर रही आप। इंस्पेक्टर राठौड़ ने एक के बाद एक कई सवाल टीना की ओर दाग दिए, लेकिन टीना शांत स्वर में बोली, सर आप गलत समझ रहे हैं। मैं जानती हूँ शिवम ने आपसे ये सब कहा है, पर हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। समीर और मेरे लिए धाय मां का स्थान सगी मां से भी ऊपर था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि उन्होंने ही दोनों भाइयों को पाल पोस कर बड़ा किया था। यहाँ तक कि शिवम से भी ज्यादा प्यार वो इन दोनों भाइयों को करती थी। इसी कारण शिवम अपनी माँ से थोड़ा नाराज भी रहता था। धाय मां की उम्र लगभग 75 वर्ष थी और उन्हें हार्ट प्रॉब्लम भी रहती थी। पिछली रात को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। तब मैंने अपने फैमिली डॉक्टर को फोन करके बुलाया। डॉक्टर पहुंचते तब तक वो हमें छोड़कर जा चुकी थी। डॉक्टर ने ही बताया कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हुई है और इस उम्र में यह साधारण सी बात है। हमें इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा कि हम इसकी सूचना पुलिस को देते। शिवम को पता नहीं क्यों कुछ गलतफहमी हो गई है। हमें लगता है कि वो समझ जाएगा। टीना की बात को बीच में काटते हुए पास बैठा व्यक्ति बोल पड़ा, जी मैं शिशिर अरोड़ा 3 दिन पहले ही जर्मनी से आया हूँ। धाय मां ने हमेशा ही हम दोनों भाइयों को बेटा माना है, इसलिए उनके अंतिम संस्कार का हक भी हमारा ही था। शिवम के आने के बाद कोई बखेड़ा खड़ा न हो, इसलिए हमने उसके आने से पहले ही उनकी चिता को अग्नि दे दी। ओहो, तो आप हैं समीर अरोड़ा के भाई शिशिर अरोड़ा, और आपका कहना है कि आप 3 दिन पहले ही जर्मनी से लौटे हैं। क्या मैं आपका फ्लाइट टिकट और बोर्डिंग पास देख सकता हूँ। ओह वाई नॉट श्योर, कहते हुए शिशिर ने पास ही पड़े हैंडबैग से फ्लाइट टिकट और बोर्डिंग पास इंस्पेक्टर को दे दिया। इंस्पेक्टर ने दोनों की पिक्स अपने मोबाइल से क्लिक कर ली। क्या मैं धाय मां का कमरा देख सकता हूँ। राठौड़ के ऐसा कहते ही टीना उसे साइड में बने एक रूम में ले गई। छोटा सा रूम करीने से जमा था। एक पलंग, साइड में एक टेबल जिस पर कुछ जरूरी सामान रखा था। टीना की नजर बचाकर राठौड़ ने दवाई की एक शीशी उठाकर अपनी जेब में डाल ली और बाहर निकलकर टीना को उनके फैमिली डॉक्टर के नंबर सेंड करने को कहकर वहां से निकल गया। मोहसिन कुछ सिरा पकड़ में नहीं आ रहा। इस समीर अरोड़ा मर्डर केस का एक गुत्थी तो सुलझी नहीं थी और ये धाय मां का मामला और बीच में आ गया। ऐसा करो मोहसिन, तुम धाय मां की मेडिकल हिस्ट्री और डेथ रीजन के बारे में उनके फैमिली डॉक्टर से बात करो और मैं समीर के लीगल एडवाइजर चोपड़ा को यहाँ तलब करता हूँ। अगले दिन शाम ठीक 5 बजे मिस्टर चोपड़ा इंस्पेक्टर राठौड़ के केबिन में उनके सामने बैठे थे। हाँ तो मिस्टर चोपड़ा, आप मिस्टर समीर अरोड़ा के लीगल एडवाइजर हैं।
आप मुझे ये बताइए कि समीर अरोड़ा की मृत्यु के बाद उनके बिजनेस शेयर्स किसके नाम होंगे, या सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो समीर की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, समीर के बिजनेस पार्टनर्स को, उसकी पत्नी टीना को, या फिर उसके भाई शिशिर को। जी ये सारा बिजनेस समीर अरोड़ा के पिताजी ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर खड़ा किया था, और उन तीनों के बाद उनके बच्चों गिरीश सक्सेना, साकेत शुक्ला और समीर अरोड़ा ने इस बिजनेस को आगे बढ़ाकर और ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और अगर किसी के एक से ज्यादा बच्चे हो तो, जैसे समीर और शिशिर 2 भाई है, तो फिर बिजनेस का बंटवारा किस प्रकार करना तय किया उन लोगों ने। राठौड़ ने बीच में बात काटते हुए पूछा। समीर के पिताजी और उनके दोस्तों का नजरिया इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट था, और इस संदर्भ में उन लोगों ने अपनी वसीयत भी तैयार कर रखी थी कि यदि किसी के एक से ज्यादा बच्चे हुए तो उसका खुद का तीसरा हिस्सा उसके बच्चों में बराबर डिवाइड होगा। साकेत और गिरीश तो अपने पिता की इकलौती संतान ही थे, पर समीर और शिशिर के पिताजी का हिस्सा दोनों भाइयों को बराबर दिया गया, पर शिशिर की बिजनेस में रुचि नहीं थी, इसलिए वो अपना हिस्सा भी समीर को संभलवाकर जर्मनी नौकरी करने चला गया, और समीर की मृत्यु के बाद इस पर पूरा हक शिशिर को मिल जाता है। इसका मतलब हो सकता है कि शिशिर अपनी नौकरी से ऊब गया हो और अब अचानक बिजनेस में उसका इंटरेस्ट जाग गया हो, और समीर ने उसे उसका हक देने से इनकार किया हो। अब समीर के चले जाने के बाद तो उसका डबल फायदा है, अब तो समीर का हिस्सा भी उसका हो गया। इंस्पेक्टर राठौड़ ने मन ही मन सोचा, पर बात का रुख बदलते हुए मिस्टर चोपड़ा से पूछा। इसका मतलब ये हुआ कि समीर की मृत्यु से उनके बिजनेस पार्टनर्स को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि समीर का सारा बिजनेस अब शिशिर का है। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, उन दोनों को समीर की मौत से कोई फायदा नहीं है। चोपड़ा ने राठौड़ की बात का समर्थन करते हुए कहा। और कोई व्यक्ति जिसको समीर के मरने से कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो, उनकी पत्नी टीना। क्या उसे समीर के बाद कुछ नहीं मिलेगा? जी, टीना जी का बिजनेस में तो कोई शेयर नहीं है, पर समीर के बाद उनका बंगला, उनके पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स, और इसके अलावा समीर का 50 करोड़ का इंश्योरेंस जो उसने करीब साल भर पहले ही करवाया था, ये सब टीना जी के ही है। 50 करोड़ का इंश्योरेंस? राठौड़ आश्चर्य से बोला। इतना बड़े अमाउंट का इंश्योरेंस समीर ने क्यों करवाया? जी यही बात मैंने भी समीर से पूछी थी। इस पर उसने कहा कि उसे टीना की बहुत चिंता है, और यदि उसे कुछ हो जाता है तो टीना को किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े, इसीलिए उसने ये इंश्योरेंस लिया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। अब आप जा सकते हैं, जरूरत पड़ने पर आपको और याद करेंगे। क्या हुआ सर? कुछ खास पता चला चोपड़ा साहब से? मोहसिन ने अंदर आते हुए पूछा। कुछ समझ नहीं आ रहा मोहसिन। चोपड़ा साहब के अनुसार समीर का सारा बिजनेस उसके भाई को मिलेगा, और उसका इंश्योरेंस का सारा पैसा उसकी पत्नी को। दोनों के पास ही मोटिव तो है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों ही मिले हुए हो, फिर तो इनके दोनों हाथों में लड्डू है। अभी तो शाम के 7 बज चुके हैं। मोहसिन, तुम कल सुबह ही एयरपोर्ट जाओ और इस शिशिर अरोड़ा के बारे में थोड़ी खोजबीन कर आओ। मैं उसका टिकट और बोर्डिंग पास तुम्हें सेंड करता हूँ। सर सुबह क्यों, मैं तो अभी जाता हूँ। एयरपोर्ट सर्विस तो 24 घंटे चालू रहती है। वेरी गुड मोहसिन, बड़े एक्टिव हो गए हो। थैंक यू सर। कहते हुए मोहसिन पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। इंस्पेक्टर राठौड़ ने भी सारी फाइलें समेटी और घर के लिए निकल पड़ा। घर के बाहर जाकर गाड़ी रोकी ही थी कि उसका फोन बज उठा। चोपड़ा साहब का फोन था। राठौड़ के हेलो बोलते ही चोपड़ा साहब जल्दी से बोल पड़े। सर गजब हो गया, समीर अरोड़ा के बिजनेस पार्टनर गिरीश सक्सेना का किसी ने मर्डर कर दिया। ये क्या हुआ? अब कौन कर रहा है ये सब? क्या कातिल पकड़ा जाएगा? सुनते रहिए, साथ बने रहिए। कातिल कौन? नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाने की कोशिश रहेगी। पार्ट कैसा लगा कमेंट जरूर करें। तो कैसी लगी आप लोगों को ये मेरी कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जब आप हमें कमेंट करके अपनी राय देते हैं तो हमें बहुत हौसला मिलता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो अपने परिवार के सदस्यों और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक को करना न भूलें।
मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमारी वीडियो के देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।